इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्ते। इनसे मिलिए प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से कर रहे हैं जो कोई साज नहीं बजाता। साज तो ईश्वर ने उसको इनबिल्ट दिया हुआ है। जी हाँ, वो व्हिstling आर्टिस्ट हैं। आपने फिल्मों में माउथ ऑर्गन प्लेयर सुने होंगे, आपने वायलिन प्लेयर सुने होंगे, लेकिन अभी तक क्या आपकी मुलाकात किसी ऐसे कलाकार से हुई है जो अलग तरह की जी 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 मैं चुप हो जाता हूँ। जी, मैं इसी की बात कर रहा था। व्हिstling आर्टिस्ट। सीटी बजाना भी एक कला है। यूं तो सीटी हर कोई बजाता है, बल्कि जवानी में सीटी बजाने पे सजा भी मिलती है, लेकिन हमारे कलाकार को सीटी बजाने पर नाम मिला, यश मिला, गौरव मिला, पैसा भी मिला। नागेश जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस स्टूडियो में। नागेश सुर्वे, वायलिन और सीटी के जादूगर। जी नमस्ते। मैं नागेश सुर्वे विविध भारती का आभारी हूँ। क्यों, व्हिसल तो दुनिया में सब बजाते हैं, लेकिन सभी को पकड़ के लेके आना स्टूडियो में बहुत मुश्किल है। लेकिन पता नहीं, मैं व्हिसल बजाते बजाते बॉलीवुड तक पहुंच गया जी, और बॉलीवुड में हंगामा कर दिया जी। तो मुझे खुशी है, आज ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे बुलाया और मेरे बारे में जानकारी ले रहे, तो बहुत खुशी की बात है। अभी तो बहुत बातें करेंगे नागेश जी। व्हिstling तो शायद बाद में शुरू हुई, पहले तो आप वायलिन बजाते थे शायद। जी, मैं पहले वायलिन ही बजाता था। तो हम लोग एक दिन रिकॉर्डिंग हम लोग की कैंसिल हो गई, तो हम लोग बोला चलो आज ना पिकनिक को जाएंगे। तो हम लोग एरो कॉलोनी के लिए वहाँ पे पिकनिक के लिए गए। तो मेरे साथ मेरे म्यूजिशियन थे, अरेंजर भी थे। तो मैं वो पूरा जंगल एरिया है ना, तो मैं मजे से व्हिसल बजा रहा था। तो कान्हू रॉय का जो अरेंजर था, अरे वो बोलता है, अरे आप क्या व्हिसल बजाते हैं, पता ही नहीं, आज तक बताया नहीं आप लोग ने। तो फिर उन्होंने बोला देखो कल कान्हू रॉय की रिकॉर्डिंग है, तो आपको कान्हू रॉय की रिकॉर्डिंग में व्हिसल बजाना है। मैंने बोला जरूर। तो बॉम्बे साउंड सर्विस में रिकॉर्डिंग थी, तो मैं वहाँ पे जाने के बाद बोला आप वायलिन भी बजाओ और व्हिसल भी बजाओ, क्यों वन ट्रैक रिकॉर्डिंग होता था। तो मैं बोला ठीक है। जब भी मेरा व्हिस्लिंग का पोर्शन आया तो मैं जगह पे से ही खड़ा होके माइक पे व्हिसल बजा दिया, फिर बैठ के वायलिन भी चालू किया। तो उस दिन से मैं व्हिसल बजाना चालू किया। ये सारी बातें हमें आप शुरू से बताएं, आपके बचपन से बताएं आप। जी, मेरा जन्म हो गया दादर शिवाजी पार्क जी, और मेरे नेबर थे प्यारेलाल। ओहो। वो भी मेरे बाद में मैं स्कूल में गया तो हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम लोग जब भी वहाँ रहते थे दादर में जी, तो प्यारेलाल के पिताजी राम प्रसाद शर्मा, ये वायलिनिस्ट लोगों को तैयार कर रहे थे कि इंडस्ट्री में वायलिन लोग बजाने वाले चाहिए। तो ज़्यादा करके सब क्रिश्चियन ग्रुप था, तो वो थोड़ा इंडियन लोगों से अलग था। तो ये चाहते थे हमेशा हमारे लोग क्यों नहीं इसमें। तो उन्होंने वायलिन सिखाना सबको चालू किया। तो मैं आपको बताता हूँ 250 वायलिनिस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जो सब उन्होंने सिखाए। तो मैं भी उनके पास सीखने गया। और अभी प्यारे भाई मेरे से 8 साल से बड़े हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मजे की बात ये हुई कि हम लोग दादर में रहते थे, तो बाद में हम लोग दूसरे स्कूल में मैं चला गया, तो मेरे स्कूल के ऊपर वसंत देसाई रहते थे। अरे बाप रे, आप तो संगीतकारों से घिरे रहे। संगीतकार बाद में वो वसंत प्रभु, वो भी हमारे यहाँ रहते थे जी। तो उनके साथ भी जान पहचान थी, उनके लड़के के साथ दोस्ती थी। लेकिन
और वीर सावरकर वो हमारे स्कूल के बाजू में ही रहते थे, तो रोज उनके साथ भी हम लोग का उठना बैठना था। लेकिन हम लोग छोटे होने की वजह से हम लोग का उनका वैल्यू मालूम नहीं था। ये वीर सावरकर कौन है, बहुत एकदम एजेड आदमी थे, झुक के चलते थे, लेकिन स्कूल में आके बैठते थे, तो उनके साथ भी हमारा उठना बैठना हो गया। जी जी। जब मैं स्विमिंग पूल में जाता था तो वहां पे पृथ्वीराज कपूर स्विमिंग करने आते थे। हर संडे आते थे, कि बॉम्बे में तो शिवाजी पार्क का एक ही स्विमिंग था। वो उस समय शिवाजी पार्क एरिया में ही रहते थे। हाँ, शिवाजी पार्क में ही। जी जी। आज भी हमारा उधर घर है जी। तो वो माहौल ही पूरा म्यूजिक 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 का हो गया। जी। तो यहाँ से आपने वायलिन सीखा? तो उनके पास से मैं वायलिन सीखा। जी। लेकिन वायलिन सीखने के बाद मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ जी। मैं शंकर जयकिशन के पास ज्वाइन हुआ। अच्छा। क्यों, मुझे वो बहुत अच्छा लगते थे। उनका एक एक गाना सुनने से मैं पागल हो जाता था। तो मैं उनके पास ज्वाइन हो गया। जयकिशन के थ्रू मैं उधर एंट्री की। जी। फिर बाद में मैं शंकर जयकिशन, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सब जगह काम करने लगा। जी। तो ये सफर ऐसा चालू हो गया। तो मतलब एक वायलिन वादक के रूप में आप अलग अलग वादक के रूप में। वो कौन सी पहली फिल्म थी, याद है आपको, जिस फिल्म में आपने पहले वायलिन बजाया हो? वो सन्यासी। अच्छा। मनोज कुमार हेमा मालिनी वाली? हाँ जी, सोनलाल कंवर की पिक्चर थी। जी हाँ। तो मैं उनके सिटिंग मेंबर भी था, शंकर जयकिशन का। महालक्ष्मी में उनका सिटिंग रूम था, तो उनके सिटिंग में भी मैं बजाता था। और हम लोग 8 वायलिन रहते थे, बाकी उनका सिटिंग स्टाफ रहता था। तो हमें मजा आता था उस टाइम, हम लोग को बुलाते थे तो हम लोग को उस टाइम 20 रुपया मिलता था रिहर्सल का। लेकिन 20 रुपए का अभी वैल्यू बहुत लगता था। अच्छा। मजा आता था। तो ऐसे करके बड़ी बड़ी और कौन कौन सी फिल्में जो आपको याद हो, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया? नहीं, मैंने ना नैने बोले तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, एच.डी. बर्मन और ये शंकर जयकिशन और ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर के पास मैंने काम किया वायलिन बजाने का। जी। और उनके चित्रगुप्त के बच्चे आनंद मिलिन है, तो जतिन ललित के पास बहुत काम किया। राजेश रोशन के यहाँ बहुत काम किया। अच्छा। और काफी म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे जिनके पास मेरा तो क्या हुआ, तो मैं एक्चुअली खुद म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता था और मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। जी। और मेरे पास पिक्चरें आती थी, लेकिन उनको सीटिंग देने के लिए टाइम नहीं मिलता था। जी जी। क्यों, उनका डेट मुझे 6-6 महीना, एक साल पहले डेट मिल जाता था, रिकॉर्डिंग की डेट। तो मैं प्रोड्यूसर मेरे पास आएंगे तो उनको डेट देने के लिए मेरे पास सिटिंग करने के लिए टाइम तो होना चाहिए ना। जी। लेकिन नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैंने पिक्चरें म्यूजिक डायरेक्शन की, लेकिन मैं ऋषिराज के नाम से म्यूजिक डायरेक्शन किया। अच्छा। हाँ। और मेरी एक पिक्चर आई थी जो म्यूजिक के ऊपर ही चली, उसका नाम था 77 में आई थी, बन्या बापू। अच्छा। जिसमें सुपर हिट गाने थे, चारों गाने सुपर हिट। मराठी फिल्म। जी। तो वो गानों में इतना रॉयल्टी मिला HMV का कि हमने जो पिक्चर का खर्चा किया था वो सारा का सारा निकल आया। तो आज भी वो वैसे ही चल रहा है कि ऑर्केस्ट्रा लेके अभी मैं हिंदी फिल्म में काम करने वाला आदमी है, तो जब मैं मराठी फिल्म का म्यूजिक करने गया तो मैं ऑर्केस्ट्रा का स्टाइल हिंदी जैसा ही रखा। जी। कि म्यूजिक के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती है, इतना ऑर्केस्ट्रा इसी में भरना चाहिए ऐसी जरूरत नहीं थी। हिंदी का बजट ज्यादा होता है, मराठी का कम होता है, यही मुझे खलती थी बात। हमारे मराठी में क्यों नहीं? तो मैंने पूरे दोस्त लोगों को बोला अपना रिकॉर्डिंग है, आ जाइए बजाने। फिर सारे म्यूजिशियन आ गए, 80 म्यूजिशियन लेके मैंने वो गाने रिकॉर्ड किए थे। और मेरे गानों में शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरासिया, ये सभी लोगों ने फ्लूट, संतूर सब लोग थे बजाने के लिए। अच्छा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो 1 ट्रैक रिकॉर्डिंग है, वो धीरे धीरे कम होने लगी। फिर उसका वो 4 ट्रैक हो गया। 4 ट्रैक के बाद कीबोर्ड की एंट्री हो गई, और कीबोर्ड ने एंट्री तो की,
लेकिन बजाने वाले जो होते कलाकार, एक एक बड़े बड़े कलाकार है जो शिव जी, हरि जी और ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, वैसे तो प्लेइंग उससे वो तो नहीं होगा। तो धीरे धीरे ये म्यूजिक फेड आउट होते गया और हमारा जो पुराना म्यूजिक है वो इतिहास हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वही जो इतिहास हो गया, वही संगीत आज गोल्डन एरा कहलाता है। अब आपकी जो कला है सीटी बजाने की, उस पर आ जाते हैं, उस पर बात करते हैं। आपने बताया कि वो पहली बार कनु रॉय की रिकॉर्डिंग में आपको सीटी बजाने का मौका मिला, तो वो उसके बाद फिर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? बाद में जैसे मैं कनु रॉय के यहाँ विसल बजाई तो राजेश रोशन को पता चला, तो उनकी जो पिक्चर पहली हिट फिल्म थी जूली जी, तो 75 में उसका रिकॉर्डिंग हुआ था, 1975 में जी। तो उनको एक्चुअली कुंवारा बाप पहले मिली थी, लेकिन ये आगे आ गई। तो उसका रिकॉर्डिंग फेमस में हुआ था ताड़देव। तो वो गाने से मैंने विस्लिंग स्टार्ट की, लेकिन मैं इतना पॉपुलर हो गया तुरंत कि सारे म्यूजिशियंस आखिर एक दूसरे को बताते ही जाते जी हाँ कि ये नागेश सडनली विसल बजाने लगा और इतना टेरिफिक विसल बजा रहा है कि हम लोग को पता ही नहीं था। फिर बाद में जो मेरा सिलसिला चालू हो गया विसल बजाने का, तो मैं बताता हूँ हर साल में मेरा 50 के ऊपर गाने रिकॉर्ड होते थे, हर लैंग्वेज में, अलग अलग पिक्चर के, गुजराती में हो, ओडिशा में हो, कोई बंगाली में हो, सब यहाँ गाने करते थे रिकॉर्ड बॉम्बे में। तो ये सारे लोग मुझे बुलाने लगे। तो वो पहला जो जूली फिल्म का गाना था, हाँ, उसकी विसल सुने? हाँ जी जी। वाह, यूं लगा जैसे गाने को सुन रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बातचीत नागेश सुरवे जी से। नागेश सुरवे जी से ये बातचीत अभी जारी रहेगी। आज वक्त थोड़ा कम था, इसलिए बातचीत को यहीं रोकते हैं। अगले हफ्ते फिर करेंगे नागेश सुरवे जी से बातचीत। दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते सुनिएगा। अभी मुझे यानी अमरकांत को दीजिए इजाजत। हाँ, मैं ये बता दूं आपको, इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए।